बीना बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी और हाल ही में उसके मम्मी पापा उसकी शादी टिंकू से करवा देते हैं, वो भी ये जाने बिना कि टिंकू एक नंबर का शराबी आदमी था। बीना को ये बात अपनी शादी के बाद पहली रात को पता चलती है, जब टिंकू नशे की हालत में कमरे में आता है और आते ही जमीन पर गिर जाता है। अरे इनको क्या हुआ? टिंकू जी आप गिर कैसे गए? आप ठीक तो है ना? पर टिंकू तो नशे में धुत था और उसे बीना की एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। तभी बीना जब टिंकू को सूंघकर देखती है, तब उसे पता चलता है कि टिंकू ने बहुत शराब पी रखी थी। अरे ये क्या, ये तो एकदम नशे में धुत है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझे तो शराबी पति मिल गया। बीना दुखी होकर टिंकू को उठाने की कोशिश करती है और किसी तरह उसे बेड पर लिटाकर उसके जूते और मोजे निकाल देती है। फिर क्या था, फिर तो अगले दिन से बीना के घर में तांडव शुरू होता है। टिंकू आए दिन शराब पीकर घर आता था और बीना को भी मारता पीटता था। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? अब आगे क्या होगा? मेरा भविष्य क्या होगा? नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मुझे किसी भी तरह इनकी शराब की आदत छुड़वानी पड़ेगी। पर तभी बीना को उल्टियां होने लगती हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब बीना को होश आता है तब वो हॉस्पिटल में थी, अपनी पड़ोसी सीमा के साथ। अरे मैं यहाँ कैसे? मुझे तो घर पर होना चाहिए था। क्या हुआ सीमा दीदी? अरे बीना, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। मैं जब तुमसे मिलने तुम्हारे घर गई तो मैंने देखा कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ था और तुम भी बेहोश पड़ी थी, तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर मैडम अभी तुम्हारी रिपोर्ट्स लाती ही होंगी। क्या? पर शाम होने को आई है। अगर टिंकू जी घर आ गए और उन्हें खाना नहीं मिला तब वो गुस्सा करेंगे। आप जल्दी से डॉक्टर को बुला दीजिए ना। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, बस आराम करो, और डॉक्टर बस आ ही रहे हैं। तभी वहां डॉक्टर आ जाती है। मुबारक हो बीना, खुशखबरी है, तुम 3 महीने से प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर सीमा और बीना दोनों ही बहुत खुश हो जाती हैं। ये क्या बीना, तुम 3 महीनों से प्रेग्नेंट हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला? क्या बताऊं सीमा दीदी, टिंकू की हरकतों के कारण मेरा दिमाग हर वक्त परेशान रहता है, इसलिए मैं और किसी बात पर ध्यान ही नहीं दे पाई। चलो कोई बात नहीं बीना, अब तो तुम्हें पता चल गया है ना। अब तुम अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। चलो अभी घर चलते हैं। इसके बाद सीमा बीना को घर ले जाती है। घर पर बीना काम करती जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये तो कितनी खुशी की बात है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। भला अपने बच्चे की फिक्र किसे नहीं होती। अगर एक बार टिंकू अपने बच्चे के आने की खुशखबरी सुनेंगे ना, तो वो भी जरूर ये नशा छोड़ देंगे। बस आज वो एक बार घर आ जाए, फिर मैं उन्हें ये खुशखबरी दूंगी। उतने में टिंकू एक बार फिर से नशे की हालत में घर आता है। ए बीना, जल्दी से मेरा खाना लेकर आ, मुझे बहुत भूख लग रही है। बीना जल्दी से टिंकू को खाना लाकर देती है और खुशी खुशी उसके पास खड़ी हो जाती है। सुनिए, मुझे आपको एक अच्छी खबर सुनानी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप मेरे लिए और रोटियां लेकर आ। हाँ मैं लेकर आती हूँ, पर पहले आप मेरी बात तो सुनिए, आप भी सुनकर बहुत खुश होंगे। टिंकू को इतने में ही गुस्सा आ जाता है और वो थाली नीचे फेंक देता है। बीना को टिंकू पर गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में टिंकू से बोलती है, क्या है, बस खाना खाना खाना। अरे मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी बात कहना चाह रही हूँ, लेकिन आपको केवल खाने की पड़ी है। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो ना। बीना को ऐसे चिल्लाते देखकर टिंकू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी मजाल, तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात की, आज तो तेरी खैर नहीं। टिंकू गुस्से में टेबल पर रखा हुआ चाकू उठाता है और बीना को मार देता है। बीना तड़प तड़प कर वहीं पर गिर जाती है और टिंकू नशे में होने के कारण बेहोश हो जाता है। सुबह जब टिंकू होश में आता है तो देखता है कि उसके घर पर काफी भीड़ थी और साथ में पुलिस वाले भी थे। अरे ये सब क्या हो रहा है? यहाँ मेरे घर पे इतनी भीड़ क्यों है? चले उठे, फोन करके पूछ रहा है कि इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है। अरे ये भीड़ तेरी बारात निकालने आई है, और वो भी जेल तक। चल। क्या? खून? किसका खून? मैंने क्या किया? मैंने किसी को नहीं मारा। तुमने तो हद ही पार कर दी टिंकू, तुमने बीना को मार दिया। अरे वो प्रेग्नेंट थी, तुम कैसे इंसान हो, तुमने अपनी पत्नी के साथ साथ अपने बच्चे को भी मार दिया। क्या वो प्रेग्नेंट थी? लेकिन मुझे तो ये सब कुछ भी नहीं पता था, और वैसे भी मैंने उसे नहीं मारा। उसने जरूर खुदकुशी की होगी। हाँ, वो मेरे साथ खुश नहीं थी ना।
इसीलिए उसने अपनी चल अब ये बाकी की बकवास थाने चल के करना। पुलिस टिंकू को गिरफ्तार कर लेती है और जेल ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ बीना एक चुड़ैल में बदल जाती है। बीना अब एक प्रेग्नेंट चुड़ैल थी और वो गुस्से में पूरे घर में टिंकू को ढूंढ रही थी। कहाँ गया ये शराबी टिंकू? आज मैं इसे छोड़ने वाली नहीं। इसने मेरा क्या हाल बना दिया है। मैं अपने बच्चे के साथ चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। कहाँ है ये टिंकू? जब प्रेग्नेंट चुड़ैल ने सारे घर में टिंकू को ढूंढा और उसे वो कहीं नहीं मिला तो वो सीधा सीमा के घर गई। सीमा प्रेग्नेंट चुड़ैल को देखकर डर गई। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? सीमा दीदी, ये मैं हूँ, आपकी बीना। कल रात टिंकू ने मुझे चाकू से मार दिया था और मैं तब से ऐसे ही भटक रही हूँ और टिंकू को तलाश रही हूँ। क्या? ये सब तो बहुत बुरा हुआ है बीना। मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन टिंकू तुम्हें यहाँ नहीं मिल पाएगा। उसे तो पुलिस पकड़ कर ले गई है। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मैं टिंकू से बदला ले लूंगी। तब तक मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी। लेकिन बीना, टिंकू तो जेल में बंद है। उसे वहां से निकालना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर वो बाहर नहीं आ सकता तो मैं ही उसके पास चली जाती हूँ। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि वो किस जेल में बंद है। मगर ये तो मुझे पता ही नहीं है बीना। ठीक है, फिर मैं इस शहर की एक एक जेल छान मारूंगी और उस शराबी को ढूंढ निकालूंगी। मैं उसे ऐसे सुकून से जीने तो नहीं दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और टिंकू की तलाश में लग जाती है। कई महीने गुजर जाते हैं और उसे टिंकू का कुछ पता ही नहीं लग पाता है। एक दिन वो एक शराब की दुकान के पास से गुजर रही थी और वहां खड़े कुछ लोगों पर उसकी नजर पड़ी। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे, ये कैसा अजीब सा कैदी है ना। इतनी लत है इसे शराब पीने की। जेल के अंदर बंद होकर भी दूसरे कैदियों से ज्यादा काम करता है ताकि अपनी शराब के लिए पैसे जमा कर सके। और हम लोगों से शराब मंगवाता है, उल्टा हमें भी पैसे देता है। अरे, मैंने किसी भी शराबी में इतनी लगन नहीं देखी। लगता है कि ये किसी जेल में काम करते हैं और इनकी बातें सुनकर तो लग रहा है जैसे कि ये टिंकू की बात कर रहे हैं। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। जरूर इन्हें टिंकू का पता मालूम है। चुड़ैल दोनों आदमियों के पीछे चल देती है। थोड़ी देर में वो एक जेल के अंदर चले जाते हैं। चुड़ैल भी अंदर चली जाती है और टिंकू की तलाश में लग जाती है। वो देखती है कि दोनों आदमी किसी कैदी को शराब की बोतल थमा रहे थे। ये और कोई नहीं बल्कि टिंकू ही था। इसका मतलब मेरा शक एकदम सही निकला। ये टिंकू यहीं पर था। छी छी, कैसा आदमी है ये। मुझे मारने के बाद और जेल आने के बाद भी इसने शराब पीना नहीं बंद किया। अब तो इसे सबक सिखाना और भी जरूरी हो गया है। चुड़ैल टिंकू के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि टिंकू उसे पहचान लेता है। वाह, तूने तो मुझे पहचान लिया। चलो अच्छा ही है। चुड़ैल टिंकू के हाथ से बोतल छीन लेती है और उसे पटक देती है। आसपास के सभी लोग ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। तब तक वहां पर जेलर आ जाता है, लेकिन चुड़ैल को सामने देखकर उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती है। बीना चुड़ैल जेलर से उसका डंडा छीन लेती है और टिंकू की डंडे से जमकर धुलाई कर देती है। ये ले और ले, बहुत सताया तूने मुझे, तू इसी मार के लायक है, और ले। चुड़ैल टिंकू को मार मार कर अधमरा कर देती है। तभी वहां सीमा अपने पति के साथ आ जाती है। रुक जाओ बीना, बस बहुत हुआ। सीमा दीदी, आप यहाँ कैसे आई? जब से तुम घर से होकर गई थी तब से मैं भी इस टिंकू को ढूंढ रही थी। आखिरकार अब जाकर इसका पता लगा। मुझे मालूम था कि अगर ये मिल गया तो तुम भी मिल जाओगी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी बीना। तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो। इसने अपने हिस्से का सबक सीख लिया है और ये अपनी बाकी की जिंदगी इसी जेल में सड़ते हुए बिताएगा। अब तुम इसे इसके हाल पर छोड़ दो और मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? मैं एक बहुत बड़े पंडित जी के पास गई थी और मैंने उन्हें तुम्हारी सारी कहानी बताई थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा ये बच्चा इंसान है और इसे जन्म देते ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सीमा की बात सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी, अगर मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपको मेरे बच्चे का सारी जिंदगी ख्याल रखना होगा। हाँ बीना, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगी। इसके बाद चुड़ैल खुशी खुशी सीमा के साथ चली जाती है और एक लड़के को जन्म देती है। जन्म देते ही चुड़ैल मुक्त हो जाती है और सीमा उसके बच्चे का खुद से भी ज्यादा ध्यान रखती है।